अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लॉ एंड लॉयर्स में मैं हूँ चौधरी जावेद। नाजरीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वज़ीर इत्तलात कौसर नियाज़ी अपनी किताब और लाइन कट गई में लिखते हैं कि भुट्टो ने निहायत खूबसूरती से दुनिया को रीप्रोसेसिंग यूनिट की बहस में उलझाई रखा और इस दौरान एटमी प्रोग्राम पर खामोशी से काम जारी रखा, क्योंकि मिस्टर भुट्टो की यही मंशा थी कि कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के काम को सारी दुनिया से छुपाकर उसकी तवज्जो रीप्रोसेसिंग प्लांट की ख़रीदारी पर मरकूज़ करा दी जाए और इस नुमाइशी घोड़े के मसले पर इतनी शिद्दत से स्टैंड लिया जाए कि अमेरिका खुद ही फ्रांस पर दबाव डालकर इस मुआहदे की तनसीख करा दे और यूं जो तावान पाकिस्तान को देना पड़ेगा वो उल्टा फ्रांस पाकिस्तान को अदा करेगा। जिमी कार्टर को अहमक बनाने के चक्कर में भुट्टो साहब हर हद से गुजर गए और दूसरी तरफ कार्टर ने भी अपने दहकानी मिजाज का मुजाहरा करते हुए हर कीमत पर भुट्टो हुकूमत के खात्मे का फैसला कर लिया। जब भुट्टो साहब आलमी महाज पर ये चौमुखी लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ अपने ही मुल्क में PNA की पुरतशद्दद तहरीक शुरू हो गई। भुट्टो का ख्याल था कि PNA की तहरीक के पीछे अमेरिका का हाथ है, क्योंकि उन्होंने एटमी प्रोग्राम से मुतल्लक अमरीकी डिक्टेशन लेने से इनकार कर दिया था, जिस पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने उन्हें निशान इबरत बनाने की धमकी दी थी। भुट्टो साहब ने 28 अप्रैल 1977 की शाम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में की गई तकरीर के दौरान अमेरिका को हाथी करार देते हुए कहा कि हाथी मुझसे नाराज़ है क्योंकि हमने अरबों को हथियार सप्लाई किए, हमने वियतनाम के मामले पर उसका साथ नहीं दिया, हमने एटमी प्लांट पर कौमी मफाद के मुताबिक मौक़िफ़ इख्तियार किया। भुट्टो ने जज्बात से रूंधी हुई आवाज़ में ये भी कहा कि हाथी का हाफजा बहुत तेज़ होता है, लिहाजा मेरा ये जुर्म माफ़ नहीं किया जाएगा। भुट्टो ने गैर मुल्की मिशन के 2 एहलकारों की 12 मार्च को टेलीफोन गुफ्तगू का भी हवाला दिया, जिसमें वो खुशी से उछलते हुए कह रहे थे कि पार्टी ख़त्म हो गई है और वो भी ख़त्म हो गया है। भुट्टो ने इसके बाद पार्लियामेंट को मुखातिब करते हुए कहा कि पार्टी अभी ख़त्म नहीं हुई और वो उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक इस अजीम कौम के लिए मेरा मिशन मुकम्मल नहीं हो जाता। मैं ख़ुद तो एक आजिज़ और बेबस इंसान हूँ, लेकिन ये कुर्सी जिस पर मैं बैठा हूँ बहुत ताकतवर है, मुझे आसानी से कोई इस कुर्सी से नहीं हटा सकता। लेकिन ये मजबूत कुर्सी डगमगा गई और भुट्टो का तख्ता उलट दिया गया। भुट्टो के खिलाफ चल रही तहरीक में ना सिर्फ गैर मुल्की हाथ बहुत सरगर्म था, बल्कि चमन की तबाही में उन चौकीदारों का भी हाथ था जो अमेरिका से मिले हुए थे। ब्रिगेडियर इरशाद अहमद तिरमिजी, जो उन दिनों ISI में तैनात थे, अपनी किताब प्रोफाइल्स ऑफ इंटेलिजेंस, जिसका उर्दू तर्जुमा हसास इदारे के नाम से शाया हुआ है, में दावा करते हैं कि जिन दिनों PNA की तहरीक उरूज पर थी, गैर मुल्कियों का एक बड़ा रेला, जिनमें ज़्यादा तादाद यहूद व नसारा की थी, सहाफ़ियों, फ़ोटोग्राफ़रों, रिपोर्टरों और सियासी मुबस्सरीन के रूप में पाकिस्तान आ पहुँचे थे। बज़ाहिर ये लोग कैमरों और टेप रिकॉर्डरों से मुसल्लह थे, मगर दर पर्दा उनके मकासद कुछ और थे। उनके पास डॉलरों की कोई कमी नहीं थी। मार्केट में अमरीकी डॉलर का सैलाब आ चुका था और लोग धड़ाधड़ अमरीकी डॉलर के बदले पाकिस्तानी रुपया ख़रीद रहे थे। इस हकीकत को जानना अब कतई मुश्किल नहीं कि ये सैलाब कहाँ से आया था और इसके पीछे क्या खुफिया मुज़मिरात थे। 30 लाख रुपए का एक चेक जो एक बैरूनी हुकूमत की तरफ से मजहबी जमात के एक सरबराह के नाम आया था, हकूमती कारिंदों के हाथ लग गया था। इरशाद तिरमिजी ने इसी किताब में वाशिंगटन भेजा गया एक खुफिया टेलीग्राफ पैगाम हाथ लगने का जिक्र भी किया है, जिसमें ना सिर्फ बाज़ फौजी अफसरों की रिटायरमेंट और तबादलों का जिक्र किया गया था, बल्कि ये हदायत भी दी गई थी कि भुट्टो की फांसी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने ये पैगाम DG जनरल रियाज को दिखाया और फिर उसकी एक कॉपी जनरल ज़िया-उल हक को भिजवा दी गई, जो भुट्टो की फांसी का हुक्म बिला चूनो चुरा बजा लाया। ये सब बातें एक ब्रिगेडियर साहब ने लिखी हैं। मार्शल लग गया तो PNA रहनुमाओं ने खुशी का इजहार किया,
मगर भुट्टो एटमी प्रोग्राम से मुतल्लक इस कदर हसास थे कि जब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रीप्रोसेसिंग यूनिट के तनाज़र में अमेरिका से मुखासमत का जिक्र तो किया, मगर कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम लेने से गुरेज किया। और फिर 4 अप्रैल 1989 को भुट्टो को फांसी देकर बज़ाहिर इबरत का निशान बनाने की कोशिश की गई। लेफ्टिनेंट जनरल कमाल मतीन अपनी किताब द न्यूक्लियराइजेशन ऑफ साउथ एशिया में लिखते हैं, भारतीय दावों के बरक्स पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का आगाज़ एक सिविलियन हुकूमत के दौर में हुआ और फौज का न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि 1977 में ज़िया-उल हक ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। अगर फौजी इनकलाब के नतीजे में भुट्टो को ना हटा दिया जाता तो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बदस्तूर सिविलियन हाथों में ही रहता। भुट्टो साहब को 4 अप्रैल को फांसी दे दी गई और आज 2 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ जाने के बाद अखलाकन और कानूनन इमरान खान की सियासत भी ख़त्म हो चुकी है। उनके चाहने वाले कत्ल किए जाने के खदशात का इजहार भी कर रहे हैं। गोया भुट्टो से तशबीह देकर इमरान खान को उसी अंजाम से दोचार करने की पूरी कोशिश की जा रही है, मगर उन्हें क्या मालूम कि भुट्टो बनना इतना आसान नहीं। भुट्टो ने 2 लख्त होने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर कदमों पर खड़ा किया। फौजियों समेत 90,000 कैदी भारत की कैद से आज़ाद करवाए। मुस्लिम हुक्मरानों को लाहौर में जमा करके मुस्लिम ब्लॉक बनाने की कोशिश की। अमेरिका की मुखालफत मोल लेकर एटमी प्रोग्राम शुरू किया। पाकिस्तान को एक मुत्तफिका आइन दिया। मगर इमरान खान साहब ने आखिर ऐसा क्या किया है कि अमेरिका उन्हें ख़तरनाक समझे। एक और वाज़ेह फ़र्क ये है कि जब भुट्टो बरसरे इक़्तिदार थे तो अमेरिका के वाइट हाउस पर हाथी यानी रिपब्लिकन पार्टी की इजारादारी थी, मगर जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त अमेरिका में गधों यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की हुक्मरानी थी। मेरे ख्याल में यही एक वाज़ेह फ़र्क है भुट्टो और इमरान खान में। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नए मौजू में नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।